इस प्रॉब्लम में हमें दो स्फीयर दिया हुआ है जिनका के डायमीटर क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का वेट अलग है। इसका वेट है 100 न्यूटन और इसका वेट है 50 न्यूटन। चूंकि ऊपर वाला भारी है इसलिए ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा। जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसके ऊपर चढ़ना चाहेगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये इसके ऊपर न चढ़े इसलिए यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल पी फोर्स लगाया है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे पी फोर्स आप कितना लगाओगे कि ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए हमने दोनों स्फीयर को किससे जोड़ा है, एक रॉड से। तो रॉड दोनों स्फीयर के बीच में, तो रॉड में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो हमको क्या निकालना है, पी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए पहले मैं ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का क्या लगा रहा हूं, वेट। वेट कहां पे लगेगा, सीजी पे, और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसका वेट आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन। ऊपर वाले स्फीयर के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नजर आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये दोनों स्फीयर आपके इक्विलिब्रियम में है और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इसलिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर वाले स्फीयर के सीजी से पास होके जाएगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होके जाएगा। इसको मैंने नाम दिया है R1। हमें इस R1 का एंगल निकालना है, कहां से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना है। इसका हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको इसका ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फोर्स को पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। देखिए इसको पीछे बढ़ाया और इसको यहां से हमने मिला दिया। जब हम इसको मिला देंगे तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल आएगा ये आपका 30 डिग्री आएगा। ये 30 डिग्री आएगा तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब नीचे वाला स्फीयर भी ऊपर वाले स्फीयर पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसा लगेगा, नीचे वाले स्फीयर के सीजी से लगेगा और ऊपर वाले स्फीयर के सीजी को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो देखिए ये आपका फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है। ये नीचे वाला स्फीयर ऊपर वाले स्फीयर पे लगा रहा है। इसको मैंने नाम दिया है R2। हमको R2 का ये वाला एंगल निकालना है। हम जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इस एंगल को मैंने लिख दिया है, इट इज 15 डिग्री। तो देखिए इस स्फीयर पे तीन फोर्स लग रहे हैं। तीनों फोर्स मिलके इस वाले स्फीयर को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। मतलब इन तीनों फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये वेट हो गया। अब इसका देखिए एंगल हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री। तो हमको इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है और उसको 0 करना है। तो पहले हम इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना ले। तो देखिए R1 के दो कंपोनेंट, R1 का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, इसको हम लिखेंगे R1 cos 30। और R1 का देखिए हमने दूसरा बनाया परपेंडिकुलर, इसको हम लिखेंगे R1 sin 30। अब R1 को हम हटा देंगे। इसी तरह R2 के हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। थीटा वाला साइड हमारा cos थीटा होता है, ये हो गया R2 cos 15। R2 का देखिए दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिख देंगे R2 sin 15। अब R2 को हमने हटा दिया। अब हम इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखेंगे, किसको, R1 cos 30 और R2 cos 15 को देखेंगे। तो देखिए हम लिखा सिग्मा H, R1 cos 30 माइनस R2 cos 15 इक्वल टू 0। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे। वर्टिकल कौन से हैं, R1 sin 30, R2 sin 15 और 100। तो देखिए हमने सिग्मा भी लिखा। तो ऊपर के डायरेक्शन में जो लग रहा है उनको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं और नीचे के डायरेक्शन में 100 लग रहा है उसको निगेटिव लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपकी R1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 136.6 न्यूटन, और आपका R2 आ जाएगा, यह आ जाएगा 122.47 न्यूटन। इसके बाद हम नीचे वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमको तो P निकालना, और P किस पे लग रहा है, नीचे वाले स्फीयर पर। तो नीचे वाले स्फीयर का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले इसका वेट लगा देंगे। वेट कहां लगा देंगे, सीजी पर,
और कैसा लगा देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका वेट लग गया 50 न्यूटन। अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा रेफरेंस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लिया। ये क्यों बढ़ा है? ताकि हम एंगल आराम से निकाल पाए। अब देखिए नीचे वाले स्फीयर ने ऊपर वाले स्फीयर पे R2 फोर्स लगाया था, तो ऊपर वाला स्फीयर भी नीचे वाले स्फीयर पे R2 फोर्स लगाएगा। तो ये देखिए R2 लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। इन दोनों R2 का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, लेकिन इन दोनों R2 का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ऊपर वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो R2 ऊपर वाले की ओर, नीचे वाले स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो R2 नीचे वाले की ओर। अब देखिए हम R2 का ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल इस 15 के बराबर आएगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो R2 का एंगल लिख दिया 15 डिग्री। अब ये देखिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये लग गया। ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन भी इस वाले स्फीयर के CG से पास होके जाएगा, क्योंकि ये वाला स्फीयर भी इक्विलिब्रियम में है। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने नाम दिया है R3। हमको R3 का ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे कर लेंगे। देखिए पीछे एक्सटेंड कर लिया और इसको यहाँ पे कर लिया, तो हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ये वाले एंगल के जितना ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है 180। तो इस एंगल को भी हमने लिख दिया 45 डिग्री। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये सारे फोर्स मिलकर इसको इक्विलिब्रियम में रखें, मतलब इन फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 आएगा। तो देखिए इनको मैं बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया वेट 50 न्यूटन, ये बनाया R2। कुछ रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। ये मैंने ले लिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। अब मैं यहाँ पे लूंगा वर्टिकल रेफरेंस लाइन। अब मैंने P बना लिया, जिसका कि एंगल, इसका एंगल 15 है, इसका 60 है, इसका 45 डिग्री है। ये बन गया देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये तो सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हैं, तो इनका सिग्मा एच और सिग्मा वी कितना आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना है। तो 15 को देखिए, 15 के दो कंपोनेंट, 15 का एक कंपोनेंट हो गया, सॉरी ये R2 का, R2 का एक कंपोनेंट यहाँ पे कितना बनेगा R2 cos 15, और R2 का देखिए दूसरा कंपोनेंट R2 sin 15। अब R2 को हम हटा देंगे। अब P के देखिए हमने दो कंपोनेंट बनाए, ये इनकमिंग है तो कंपोनेंट भी इनकमिंग बनेंगे। ये P cos 60 और P का देखिए ये दूसरा कंपोनेंट, इसको लिखा हमने P sin 60। अब P को हम हटा देंगे। तो ये फोर्स आउटगोइंग था तो कंपोनेंट आउटगोइंग बने, ये फोर्स इनकमिंग है तो कंपोनेंट इनकमिंग बने। R3 को देखिए इसके दो कंपोनेंट, तो ये जो होगा आपका R3 cos 45 और R3 का मैंने दूसरा बनाया, इट इज R3 sin 45। R3 को भी हम हटा देते हैं। अब मैं इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा। जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करूंगा तो खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखूंगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, R2 cos 15, P sin 60, R3 cos 45। देखिए इनका मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक सम कर, तो R2 cos 15 माइनस P sin 60 माइनस R3 cos 45 इक्वल टू 0। अब मैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर रहा हूं, तो वर्टिकल फोर्सेस को देखूंगा। वर्टिकल कौन से हैं, R3 sin 45, P cos 60, 50 और R2 sin 15। ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा उसको पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा उसको मैं निगेटिव लिखूंगा। देखिए मैंने सिग्मा V की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे मैंने इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर दिया। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, अपना P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने पर P की वैल्यू आपकी आ जाएगी 26.79 न्यूटन।